नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते 2 ड्रोन ढेर करने के बाद रूस ने दावा किया कि ये ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे। रूस ने ऐलान किया कि वो इस हमले को आतंकी घटना मानता है। यूक्रेन को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मॉस्को में हमले के बाद जेलेंस्की को जान का खतरा सताने लगा। खबर है कि फिनलैंड के दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की खतरा टलने तक वहीं रहेंगे और अमेरिका ने इस हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया और हमले में यूक्रेन का हाथ होने पर भी चुप्पी साधे रखी। तो ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस यूक्रेन जंग में मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर हुए हमले के बाद यह जंग अब वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है, यह खतरा है। कुछ घंटे पहले क्रेमलिन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन पर मंडरा रहे 2 ड्रोन को ढेर किए जाने का दावा किया गया था, जिसके जवाब में रूस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यूक्रेन को भी पुतिन की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। रूस ने दावा किया है कि ये ड्रोन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे, इसलिए रूस का पारा चढ़ा हुआ है और वो इस हमले को रूस की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। हालांकि रूसी सेना ने हमले से पहले ही क्रेमलिन के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस हमले के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया क्योंकि यह हमला सीधे सीधे पुतिन पर किया गया। इसीलिए गुस्से से भरे पुतिन ने तुरंत ऐलान कर दिया कि इसका बदला लिया जाएगा और पुतिन के इस बयान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन पुतिन की शान है, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में न सिर्फ घुसा है बल्कि पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन तक पहुंच गए। वो वहां ऐसे मंडराने लगे मानो किसी भी वक्त पुतिन के दफ्तर पर हमला बोल देंगे। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन जब तक क्रेमलिन पर हमला कर पाते उससे पहले ही रूस की सेना ने उन्हें आसमान में ढेर कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें यूक्रेन का एक ड्रोन रात के वक्त रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता दिखा। तभी रूस की सेना ने उसे मार गिराया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के वार से हवा में उड़ रहे ड्रोन में तेज धमाका हुआ। ड्रोन से आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी निकली और फिर ड्रोन नीचे गिर गया। और रूस का दावा है कि इसी तरह क्रेमलिन की सुरक्षा में तैनात रूसी हथियारों से दूसरे ड्रोन को भी मार गिराया गया। मतलब मॉस्को में घुसकर पुतिन की हत्या करने का जेलेंस्की का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। लेकिन यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरे रूस में अफरा तफरी मच गई। मॉस्को शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। ऐसा लगा मानो मॉस्को के अंदर ही जंग छिड़ गई हो, क्योंकि हमला इस बार सीधे पुतिन पर हुआ, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसलिए ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद भी मॉस्को के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हो गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे वो आत्मघाती ड्रोन थे। मतलब रूसी राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद हमलावर ड्रोन खुद भी एक बम की तरह फट जाते। दावा है कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग भयानक होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। यानी वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध करवा दे, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन पर ही नहीं बल्कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वही पुतिन जो पहले से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परमाणु बम से भस्म करने की धमकी दे चुके हैं। रूस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले के बाद पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कई देश वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस जाएंगे। दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पुतिन की हत्या करने के लिए यूक्रेन का यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ रोज बाद यानी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। लेकिन ठीक 6 दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान क्रेमलिन में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते दिखे। इसका पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की खबर मिलते ही रूस की सेना तुरंत एक्शन में आई और फिर इमारत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि पुतिन ने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए वहां कई हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की हत्या करने के लिए वहां तक पहुंच गए। लेकिन यह हमला केवल व्लादिमीर पुतिन पर हमला नहीं है, बल्कि रूस तो इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मान रहा है। रूस के तेवर तल्ख हैं। पुतिन के दफ्तर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। रूस कई बार यह संकेत दे चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं झिझकेगा।
लेकिन जब ये बयान दिए गए थे उस वक्त तो जंग केवल यूक्रेन में चल रही थी, जबकि अब तो जंग मॉस्को में पहुंच चुकी है, वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर तक। ठीक छत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को गिराने का दावा करने के बाद क्रेमलिन का गुस्सा उसके बयान में साफ दिखा। पुतिन के दफ्तर ने साफ कहा कि ये एक आतंकी हमला है जिसका मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार रूस के पास है। जिसका मतलब साफ है कि अब तक यूक्रेन में जो जंग धीमी रफ्तार से चल रही थी उसका रुख अब पलटने वाला है। यूक्रेन में अब रूस की फौज जेलेंस्की को जवाब देने में अपनी पूरी जान लगा देगी और यूक्रेन के शहरों पर पुतिन की मिसाइलें कहर बनकर गिरेंगी। माना जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले का जवाब कीव को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। मतलब ये कि जेलेंस्की को टारगेट बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि पुतिन के जवाब का मतलब यूक्रेन भी अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि मॉस्को से आए जवाब के कुछ ही देर में यूक्रेन की तरफ से बयान आया और रूस के दावे को गलत बता दिया गया। मतलब ये कि यूक्रेन ने इस तरह के किसी ड्रोन अटैक में हाथ होने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि रूस पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप भी लगा दिया गया। लेकिन सफाई देते देते यूक्रेन के एक सांसद से गलती हो गई और उन्होंने पुतिन को उकसाने वाला एक बयान दे दिया। उन्होंने ये तो कहा कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर पुतिन की मौत की खबर आएगी तो सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा। यूक्रेन के सांसद का यह बयान पहले से लगी हुई आग में घी डालने का काम करने वाला है। ऊपर से जेलेंस्की के बयान ने तो तय कर दिया कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जेलेंस्की के दफ्तर का रुख भले ही नरम हो, लेकिन जेलेंस्की खुद पूरे जोश में दिखे। जेलेंस्की का बयान तो ऐसा आया कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी जंग का इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे क्रेमलिन पर पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन तो केवल एक ट्रेलर हैं, जबकि असली फिल्म तो अभी शुरू होनी बाकी है। जेलेंस्की ने साफ कहा कि बहुत जल्द इस जंग में वो आक्रामक कदम उठाते दिखेंगे। मतलब ये कि पलटवार के रूस के ऐलान और हमले का जवाब देने की बात से जैसे जेलेंस्की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेलेंस्की के तेवर देखकर ऐसा लगा कि वो कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं और पुतिन के हर हमले से निपटने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से। मॉस्को में पुतिन पर हुए हमले के बाद वहां लगातार खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि वहां कभी भी मिसाइलों से हमला हो सकता है, जिसकी वजह से शहर में भगदड़ मची हुई है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि मॉस्को में हुए हमले से बौखलाए पुतिन कभी भी वहां सबसे बड़ा अटैक कर सकते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कीव में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कीव के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन ही नहीं बल्कि वहां के सभी शहरों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गुस्साए पुतिन एक साथ सभी शहरों पर मिसाइलें बरसा सकते हैं। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या खबर आ रही है कीव से? देखिए किशोर, लगातार वहाँ पर खासतौर की पहले जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पर ये लोगों जनक सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन खबर ये, जैसे जनक ने बताया कि वहां पर बहुत भगदड़ की स्थिति है। कीव में खतरे की सायरन बज रहे हैं और एक तरफ कीव में अलर्ट के सायरन बजने लगे तो दूसरी तरफ मॉस्को में विक्ट्री डे परेड को लेकर चिंता जताई जाने लगी। हालांकि पुतिन के दफ्तर ने यह साफ कह दिया कि 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 मई का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होता है, जब हर साल विक्ट्री डे परेड निकाली जाती है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। विक्ट्री डे परेड रूस में 1945 से मनाई जा रही है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है। विक्ट्री डे परेड रूस की फौज के स्वाभिमान की पहचान समझी जाती है। उससे ठीक 6 दिन पहले क्रेमलिन की छत पर उड़े ड्रोन रूस की टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इसलिए रूस ने फौरन मॉस्को के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा यह भी कह दिया कि 9 मई की विक्ट्री डे की परेड के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि रूस ने साफ कहा कि वो ऐसे किसी भी हमले से नहीं डरता और इनसे निपटने के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला केवल एक हमले का नहीं है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन की फौज की तरफ से ऐसे कई हमले किए गए जो रूस को परेशान करने वाले हैं। पिछले 1 महीने से ऐसा लगने लगा है कि जंग केवल यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस में भी चल रही है। कहीं तेल के डिपो निशाना बनाए गए तो कहीं रूस की फौज के ठिकानों पर हमला हुआ। यहां तक कि न्यूज 18 ने तो पिछले हफ्ते ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा रूस के पास एक ड्रोन भेजे जाने की खबर भी आई थी, लेकिन वो ड्रोन निशाने पर पहुंचने से पहले ही ढेर हो गया था। उस ड्रोन पर 17 किलो विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी माना था कि यह हमला पुतिन को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था और एक सोची समझी साजिश के तहत मॉस्को के करीब वो ड्रोन भेजे जाने की बात सामने आई थी। खबर यह आई कि उसी दिन पुतिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे और उनकी चाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। मतलब यह कि यूक्रेन को अच्छी तरह से पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं,
जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुकवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। मतलब यह कि पुतिन की हत्या की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। यानी पहले भी पुतिन को मारने के मकसद से यूक्रेन के ड्रोन रूस में दाखिल हो चुके हैं। और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी है। खबर है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के मंसूबों की खबर थी और अमेरिका जानता था कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा यह कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब यह कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं, क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका कोई दायरा नहीं होगा। ना ये जंग यूक्रेन में सिमटेगी और ना ये जंग यूरोप में सिमटेगी। इस जंग की चपेट में पूरी दुनिया आएगी और ऐसा सर्वनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खबर तो यह है कि रूस महीनों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि इस हमले में ज़ेलेंस्की का हाथ होने के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। पता लगा कि जिस दिन रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन पहुंचे उस दिन ज़ेलेंस्की यूक्रेन में मौजूद ही नहीं थे और वो रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में पहुंचे हुए थे। फिनलैंड में ज़ेलेंस्की का पहुंचना और ठीक उसी दिन क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होना महज इत्तेफाक नहीं समझा जा रहा। हालांकि फिनलैंड में ज़ेलेंस्की के पहुंचने की वजह नॉर्डिक देशों की समिट बताई गई, लेकिन इस समिट में उनके जाने की खबर सिर्फ तब आई जब क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन ढेर कर दिए गए। फिनलैंड को पिछले महीने ही नेटो में शामिल किया गया था। मतलब यह कि ज़ेलेंस्की इस वक्त नेटो के एक सदस्य देश में है। अगर फिनलैंड में ज़ेलेंस्की को निशाना बनाया गया तो रूस की लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से होगी। यानी यह रास्ता भी विश्व युद्ध की तरफ ही निकलेगा। इसलिए माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले की घटना दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकती है। फिनलैंड को तो पहले से ही रूस से खतरा सता रहा है और इसीलिए उसने पिछले साल नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। लेकिन फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पुतिन की सबसे छोटी मिसाइल के लिए भी फिनलैंड में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गुस्से में लाल पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने फिनलैंड में हमला कर दिया तो जवाब नेटो की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूक्रेन को लग रहा है कि पुतिन किसी भी सूरत में फिनलैंड पर हमले का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने फैसला किया है कि वो फिलहाल फिनलैंड से निकलने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि जब तक उन्हें पुतिन की मिसाइलों का खतरा सता रहा है वो फिनलैंड में ही रहेंगे। खबर है कि उनका कार्यक्रम यहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाने का था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है ज़ेलेंस्की के फिनलैंड दौरे पर। खबर है कि फिनलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। मॉस्को हमले के बाद फिनलैंड ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा। यूक्रेन को लंबे वक्त से यह उम्मीद थी कि फिनलैंड के फाइटर जेट उसे मिल जाएंगे, जिनके दम पर वो रूस के फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा। माना जा रहा था कि फिनलैंड ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला कर लिया है। पिछले महीने नेटो में एंट्री मिलने के बाद फिनलैंड ने बयान दिया था कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए हर तरह से उसके साथ है। लेकिन मॉस्को में जैसे ही क्रेमलिन पर हमले की खबर आई, फिनलैंड के तेवर बदल गए। फिनलैंड ने कह दिया कि वो तो अपने फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देने वाला। ये खबर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? और किशोर, फिनलैंड की नाटो की सदस्यता के बाद यूक्रेन की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन दौरे से उन्हें उम्मीद थी कि फाइटर जेट मिलेगा। लेकिन अब फाइटर जेट न देने का फैसला किया फिनलैंड ने, और ये तब हुआ है जिस दिन मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होता है और रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अब तक इसकी जिम्मेदारी ली नहीं गई है। तो कह सकते हैं कि यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है फिनलैंड की तरफ से, क्योंकि ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि फिनलैंड की तरफ से उन्हें फाइटर जेट जरूर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका ज़ेलेंस्की को माना जा रहा है। मॉस्को हमले के बाद फिनलैंड ने फैसला किया, जैसा नीरज ने बताया, वो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा। लंबे वक्त से यूक्रेन फिनलैंड से फाइटर जेट लेने की उम्मीद में था। उसके दम पर वो रूस का फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा, ऐसा वो मान रहा था। फिनलैंड को यूक्रेन की मदद करने का फिनलैंड ने फैसला भी कर लिया था, ऐसा भी माना जा रहा था। नेटो में एंट्री मिलने के बाद फिनलैंड ने बयान भी दिया था कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमला हुआ
क्रेमलिन पर हमला हुआ, फिनलैंड के तेवर बदल गए। फिनलैंड ने कह दिया वो अपने फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देने वाला। यह खबर जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका। उधर मॉस्को में मौजूद रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के दौरान उस पर 2 लोग चढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें राष्ट्रपति भवन की इमारत पर 2 लोग चढ़ते नजर आए। रूस के मीडिया का दावा है कि दोनों लोग 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की तैयारियों में जुटे थे और दोनों सीढ़ियों की मदद से इमारत पर चढ़ रहे थे। तभी आसमान में यूक्रेन के 2 ड्रोन मंडराते दिखाई दिए, जिसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। फौरन रूस की सेना एक्शन में आई और इमारत के ऊपर उड़ते दोनों ड्रोन को तबाह कर दिया गया। माना जा रहा है कि सबसे पहले आसमान में उड़ रहे ड्रोन इन दोनों ने ही देखे थे। यही वो ड्रोन हैं जिन्हें एक के बाद एक सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान में ढेर कर दिया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी कर ली है। यानी यूक्रेन ने एक बार फिर कर्ज ब्रिज को धमाके से उड़ाने का प्लान बना लिया है, यह भी खबर आ रही है। दावा खुद जेलेंस्की के सलाहकार रहे यूक्रेन के एक अधिकारी ने किया है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर भी हमला हो सकता है। मतलब यह कि जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन के सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली। क्रेमलिन पर हमला और कर्ज ब्रिज पर हमले की तैयारी, इसके लिए उनकी सेना पुतिन के जवानों का ध्यान भटकाने में जुटी है। इसी वजह से कर्ज ब्रिज के करीब ही एक हफ्ते में 2 बार हमले किए गए। कहा जा रहा है ये जेलेंस्की की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि रूस की सेना का ध्यान भटक जाए और उनकी फौज कर्ज ब्रिज को धमाका करके उड़ा दे, जैसा कि उसने पिछले साल 8 अक्टूबर को किया था। उस वक्त भी पुतिन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी थी कि उनके लिए युद्ध में संजीवनी साबित हो रहे कर्ज ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर को वो हो गया जो पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा रूस दहल उठा था। और अब दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने पुतिन को वैसी ही एक और बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उनकी सेना छोटे छोटे हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने में लगी है। ऐसा ही एक हमला क्राइमिया के एक गांव में मौजूद बड़े तेल डिपो पर हुआ, जिसकी कई तस्वीरें रूस के मीडिया ने शेयर की। इन तस्वीरों में तेल डिपो किसी ज्वालामुखी जैसा नजर आया। वहां लगी आग सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकती दिखाई दी। तेल डिपो से निकलने वाले काले धुएं ने वहां के आसमान को ढक लिया और कुछ ही पलों में वहां हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही तेल डिपो में लगी आग भड़कती चली गई। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी। यानी एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर दूसरी बार धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह हमला जिस जगह पर किया गया वो कर्ज ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर ही हमला बोल दिया और इसे ही कर्ज ब्रिज पर हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में उस पुल पर फिर हमला हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा रखा है। मॉस्को पर यह ड्रोन हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में भी जेलेंस्की ने दिखा दिया था कि वो पुतिन पर कितनी आसानी से वार कर सकते हैं। जब उनकी सेना ने कर्ज ब्रिज को बर्बाद करने के लिए धमाका किया था, उस हमले में पुल का एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया था। कर्ज ब्रिज पर हुए विस्फोट की वो भयंकर तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और जेलेंस्की के सलाहकार रहे एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि ऐसे ही एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने कर्ज ब्रिज पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इस बार 8 अक्टूबर जैसा हमला हुआ तो फिर पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो यूक्रेन पर मौत बरसा देंगे, जैसा पिछली बार हमले के बाद उन्होंने किया था। तब रूस ने कीव समेत 7 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाकर कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला लिया था। क्योंकि कर्ज ब्रिज पुतिन की बड़ी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। यही वो पुल है जो रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। मतलब यह कि रूस की सेना को भारी भरकम हथियारों के साथ क्राइमिया तक आसानी से यही पुल पहुंचाता है। और इसी वजह से कर्ज ब्रिज पर लगी एक भी चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछली बार भी हमले के तुरंत बाद पुतिन ने पुल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो खुद कर्ज ब्रिज पर गाड़ी चलाकर गुजरते दिखाई दिए थे। रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने वहां ये ब्रिज बनाना शुरू किया, क्योंकि रूस और क्राइमिया के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं था। 2018 में कर्च स्ट्रेट पर बना यह पुल तैयार हुआ। कर्च स्ट्रेट काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है और रूस काला सागर के इलाके और यूक्रेन के दक्षिण में अपनी सेना और अपने हथियार भेजने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जेलेंस्की ने एक बार फिर बर्बाद करने की ठान ली है। और सिर्फ मॉस्को और कर्च ब्रिज ही नहीं, रूस का एक शहर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। रूस ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर दूसरी बार ब्रेंस्क शहर में उसकी ट्रेन पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि यह हमला भी रूस के ब्रेंस्क शहर में ही हुआ।
रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा के काफी करीब पड़ता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस के शहरों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलग्राद शहर को तो कई बार ड्रोन से निशाना बनाया गया। बेलग्राद शहर में कभी किसी तेल डिपो को ड्रोन हमले से बर्बाद किया गया, तो कभी हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। लेकिन अब बेलग्राद के साथ ही रूस के ब्रयांस्क शहर में भी बार बार धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तो लगातार 2 बार वहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। एक रोज पहले ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए और वहां रूस के कई अधिकारी जांच करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले वहां एक तेज धमाका हुआ था। ब्रयांस्क के गवर्नर के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के लिए काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह विस्फोटक मालगाड़ी के गुजरने के रास्ते में रखा गया या फिर यह ड्रोन से किया गया कोई हमला था। लेकिन जिस तरह से ब्रयांस्क शहर को निशाना बनाया गया, उससे तो यही लगता है कि यह ड्रोन से किया गया अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन है, तो वो अपनी सीमा में बैठे बैठे आसानी से ब्रयांस्क में हमले को अंजाम दे सकता है। क्योंकि रूस का यह शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सीमा के काफी करीब पड़ता है। यूक्रेन के चर्निव शहर से तो इसकी दूरी महज 350 किलोमीटर है। यानी रूस के इस शहर पर ड्रोन से हमला बोलना यूक्रेन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ब्रयांस्क में जो भी हमले हो रहे हैं, उसे ज़ेलेंस्की की फौज ही अंजाम दे रही है। 2 रोज पहले भी ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया था कि वो हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया। और उस हमले की भी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मालगाड़ी का अगला हिस्सा आग की भयानक लपटों में घिरा दिखा। काले धुएं के गुबार से आसपास का पूरा इलाका ढका नजर आया। तब भी रूस ने दावा किया था कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले धमाका हुआ था। यानी 2 दिनों में एक ही तरह से 2 हमलों को अंजाम दिया गया, जिसने रूस के माथे पर भी पसीना ला दिया। उसे यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद ब्रयांस्क शहर की चिंता सताने लगी, क्योंकि मार्च के महीने में तो वहां ऐसा हमला हुआ था जिसे रूस ने आतंकी वारदात तक बता दिया था। और उस हमले ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूक्रेन ने उनकी सीमा में घुसकर इतना बड़ा वार कर दिया। क्योंकि ब्रयांस्क शहर में एक कार में बैठे लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रूस ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया था और आरोप लगाया था कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की के सैनिकों का हाथ है। तब पुतिन ने यह हुंकार भी भरी थी कि वो इसका बदला यूक्रेन से लेकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी रूस के इस शहर पर हमले नहीं रुके। पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ाते हुए 2 दिनों में 2 बार ब्रयांस्क को धमाके से दहला दिया गया। हालांकि इन दोनों हमलों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रूस को इससे बड़ा नुकसान होने का दावा जरूर किया गया। क्योंकि जिस रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाया गया, उसका इस्तेमाल रूस की सेना को हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना बार बार वहां धमाके कर रही है। और सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन की सेना सीधे रूसी ठिकानों पर भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने ब्रयांस्क में मौजूद पुतिन के ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर तबाही मचा दी। सूत्रों का दावा है कि ब्रयांस्क में तैनात रूस के कमांडर ने इसकी जानकारी फोन पर पुतिन को दी और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक नहीं बल्कि 5 ड्रोन एक साथ रूसी ठिकाने की तरफ भेजे, जिनका इरादा वहां मौजूद सभी सैनिकों को जान से मारने का था। लेकिन इससे पहले यूक्रेन अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता, रूस को इसकी भनक लग गई और वहां मौजूद सैनिकों ने 5 में 2 ड्रोन गिरा दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 ड्रोन इस दौरान खुद ही धमाके से उड़ गए, जबकि एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक 1 मई को हुए इस हमले में रूस के एक भी सैनिक की जान नहीं गई, पर उसका एक एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया। हालांकि रूस को लग रहा है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को जैसे हमलों की साजिश लंबे वक्त से रची जा रही थी। इसका इशारा क्राइमिया में रूस की खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेशन से मिला। क्राइमिया में यूक्रेन के 7 जासूसों को उसकी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने पकड़ लिया। बताया गया कि ये सभी लोग बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय रहते एक मकान के अंदर से उन्हें दबोच लिया गया। रूस की तरफ से उन्हें पकड़ने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिक काले रंग की जैकेट पहने 2 लोगों के साथ खड़े दिखे। रूस के सैनिकों ने इनके पास से विस्फोटक और जासूसी का कुछ सामान बरामद किया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया कि यूक्रेन के ये जासूस स्थानीय अफसरों की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। क्राइमिया के जिस इलाके से रूस ने इन 7 जासूसों को पकड़ा, वो पूरा इलाका 2014 से यूक्रेन के कब्जे में है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान पुतिन ने इस इलाके को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पंजे से इस इलाके को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक अंदाज का असर केवल रूस के शहरों में नहीं, बखमुत में भी दिख रहा है। बखमुत में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई जंग के मैदान में पहुंच गए। डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमुत शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन 8 महीनों से जंग लड़ रहे हैं। और इसी वजह से बखमुत शहर दिन रात रॉकेट, मिसाइलों और बमों के धमाकों से गूंज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है।
जबकि दूसरी तरफ जेलेंस्की के सैनिक नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की फौज के आगे खड़े हैं। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत में जेलेंस्की जंग हार चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसके दावे की हवा निकालते हुए अपनी सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को बखमुत की जंग में उतार दिया। मतलब बखमुत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए यूक्रेन ने अपना आखिरी दांव खेल दिया, क्योंकि अगर बखमुत जेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो फिर डोनेस्क प्रांत में मौजूद कई दूसरे शहर पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने बखमुत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए नए सिरे से युद्ध की रणनीति तैयार की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की ने बखमुत में जंग लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को वहां भेज दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई सैनिकों का हौसला बढ़ाते दिखे। सेना के एक बंकर में उन्होंने जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सम्मानित भी किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई ने रूसी सेना पर बड़े हमले का प्लान भी बनाया। और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बखमुत की जंग भयानक हो सकती है, जबकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जेलेंस्की की सेना बखमुत की जंग हारने के करीब पहुंच चुकी है। क्योंकि बखमुत में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं और जो गोला बारूद बचा है वो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों तक जल्द हथियार नहीं पहुंचे तो बखमुत को रूसी सेना से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। असल में बखमुत पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रूस की ताकतवर सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी इस शहर पर पुतिन का कंट्रोल नहीं हो सका है। जबकि इसे जीतने के लिए पुतिन की फौज पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा चुकी है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक किया था। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है, जिसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है। यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है। और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां पर वो छिपे होते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने बखमुत को जीतने के लिए पहले विश्व युद्ध की ह्यूमन वेव अटैक रणनीति को अपनाया था, ताकि बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे जेलेंस्की के सैनिकों को खत्म किया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की ये रणनीति भी बखमुत में फेल हो गई थी। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तमाम कोशिश के बाद भी बखमुत उनकी पकड़ से दूर है, जबकि पुतिन किसी भी सूरत में इस छोटे से शहर को जीतना चाहते हैं। क्योंकि पुतिन के लिए पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमुत सबसे अहम शहर है। अगर पुतिन को डॉनबास इलाके में मौजूद डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह भगाना है तो पहले बखमुत को हथियाना होगा। और अगर बखमुत पर कब्जा हो गया तो पुतिन उसके आगे डोनेस्क के क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ जाएंगे। क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो पुतिन की पहुंच से दूर हैं। इसलिए पुतिन जल्द से जल्द बखमुत को जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, क्योंकि बखमुत को जीतने के बाद ये दोनों शहर पुतिन की घातक तोपों के निशाने पर आ जाएंगे। और रूस का दावा है कि उनके टैंकों के आगे जेलेंस्की के सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मतलब अगर बखमुत हाथ से निकला तो डॉनबास में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यूक्रेन ने दावा किया कि बखमुत को बर्बाद करने के बाद अवदीव्का शहर पुतिन का नया टारगेट हो सकता है। ये शहर बखमुत से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा है। यूक्रेन को इस बात का डर है कि डोनेस्क का अवदीव्का शहर दूसरा बखमुत बन सकता है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने अवदीव्का शहर को घेरना भी शुरू कर दिया है। बखमुत का रूस ने क्या हश्र किया वो पूरी दुनिया देख रही है। बेहिसाब मिसाइलों की मार और ताकतवर तोपों से बरसाए गोलों से पूरा शहर खंडहर बन चुका है। इसी वजह से बखमुत में रूस की सेना को रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपना आखिरी दांव चल दिया, ताकि किसी भी तरह बखमुत से पुतिन की सेना को खदेड़ा जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के लगातार पलटवार की वजह से बखमुत में रूसी सेना की हालत खराब हो चुकी है। इसी वजह से मजबूर होकर पुतिन को वहां भारी संख्या में सैनिकों को भेजना पड़ रहा है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत में पिछले साल दिसंबर से अब तक 20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के पलटवार में रूस के सैकड़ों टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि कई मोर्चों से पुतिन की सेना पीछे हट चुकी है और बखमुत का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह उसके कब्जे में है। मतलब पुतिन की सेना बखमुत के 80% हिस्सों को जीतने का जो दावा कर रही है वो हवाई है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बखमुत में पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे बचने के लिए उन्हें वहां भारी संख्या में सैनिक भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि 8 महीने की जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ बखमुत नहीं आ सका है। इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो किसी भी कीमत पर बखमुत की जंग हारना नहीं चाहते।
और इसीलिए पुतिन लगातार रूसी सैनिकों को वहां भेज रहे हैं ताकि वो किसी तरह बखमूत की जंग में बने रह सकें। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के पलटवार से बखमूत में रूसी सेना की हालत खस्ता है। पिछले करीब 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 80,000 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह घायल हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मारे गए ज्यादातर सैनिक रूस की जेलों में बंद कैदी हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले ही वैगनर ग्रुप में शामिल किया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उन कैदियों को बिना किसी ट्रेनिंग के जंग के मैदान में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वो यूक्रेन के सैनिकों की गोलियों का निशाना बन गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन विक्ट्री डे परेड से पहले बखमूत को जीतने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बखमूत की जंग में रूस की सेना पिछड़ती जा रही है। हालांकि पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए रूसी फौज के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार रखा है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना रूस के सैनिकों को लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में रूस के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और इसी वजह से पुतिन वहां भारी संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। लेकिन बखमूत में रूस के सिर्फ सैनिकों की कमी से ही नहीं जूझ रहा, बल्कि वहां उसके जो सैनिक बच्चे हैं उनके पास हथियार तक नहीं है। ये दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। उनके मुताबिक हथियारों की कमी की वजह से एक ही दिन में रूस ने 100 से ज्यादा सैनिक खो दिए। क्योंकि यूक्रेन बखमूत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना के आधुनिक हथियारों के सामने रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के पैर उखड़ रहे हैं। बखमूत जीतने के उनके सपनों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि रूसी सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। 8 महीने से ज्यादा वक्त से बखमूत की जंग लड़ रहे पुतिन के जवान हथियारों के लिए तरसने लगे हैं। उनकी तोपों के गोले खत्म हो गए हैं, बंदूकों की गोलियों की भारी किल्लत हो गई है। और ये दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया, यानी पुतिन के सबसे खतरनाक करीबी ने भी घुटने टेक दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि बखमूत जीतने के रूस के दावे हवाई हैं, बल्कि वहां तो उसकी सेना की यह हालत हो गई कि वो किसी तरह अपनी जान बचाने में जुटी है। जबकि रूस में बैठे सेना के बड़े अधिकारी आए दिन बखमूत पर रूस के कब्जे के हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने उनकी पोल खोलकर रख दी। पुतिन के साथ साथ उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को भी बता दिया कि बखमूत की जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज का जवाब तक नहीं दे पा रहे, क्योंकि रूस से उन्हें हथियार और गोला बारूद ही नहीं भेजे जा रहे। कुछ दिन पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन रूस की सेना के बड़े अधिकारियों पर भड़क गए थे। तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी मांग सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन इस बार तो वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने पुतिन को भी आईना दिखा दिया, क्योंकि बखमूत रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए मौत का शहर साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं होने की वजह से यूक्रेन के जवानों ने एक ही दिन में रूस के 100 से ज्यादा सैनिक मार दिए। जो बखमूत शहर के भीतर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने इतनी तेजी से पलटवार किया कि रूस के जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन सैनिकों के पास हथियारों की कमी भी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक यूक्रेन की सेना का मुकाबला नहीं कर सके। और एक ही दिन में रूस ने अपने 103 जवानों से हाथ धो डाला। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक इन जवानों की मौत सिर्फ हथियारों की कमी की वजह से हुई। और इसी बात ने वैगनर ग्रुप के मुखिया को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को जमकर खरी खोटी सुना दी और साफ कर दिया कि हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन को जीतने का सपना भूल जाए। लेकिन बखमूत में मिल रही चोट का लगता है पुतिन पर कोई खास असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इसके लिए पुतिन की सेना ने ईरान में बने खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि इन ड्रोन को पश्चिमी ब्रयांस्क और अजोव सागर के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया था, जिनके टारगेट पर नीप्रो के आसपास के इलाके थे। लेकिन यूक्रेन के सेना के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से दागे गए 26 शाहिद ड्रोन में से 21 को उनकी सेना ने मार गिराया। जेलेंस्की की सेना के मुताबिक बीते 6 दिनों में रूस की तरफ से तीसरी बार ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें उनकी सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। क्रेमलिन पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। हमले की खबर आते ही राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा है कि इस हमले से बौखलाए पुतिन जंग में परमाणु हथियारों का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से बाइडेन ने अपनी सेना के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। ये बात भी सामने आ रही है कि इस बैठक में बाइडेन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि क्रेमलिन हमले के पीछे जेलेंस्की का हाथ हो सकता है। मतलब बाइडेन को आशंका है कि जेलेंस्की के ही कहने पर इस हमले की साजिश को अंजाम दिया गया। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, इसका आगे मतलब क्या?
देखिए किशोर, क्रेमलिन पर जो हमला हुआ उसका क्या असर, रिपरकशन क्या होगा, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसी के चलते CIA पूरी रिपोर्ट लेके बैठा है। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने जो इंटेलिजेंस कमेटी है, US सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी जो इस तरीके की रिपोर्ट इकट्ठा पर उस पर सैंक्शन देती है एक्शन का, उसकी मीटिंग बुलाई और उस पर पूरी ब्रीफ ब्यौरा दिया गया है CIO की रिपोर्ट से। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या होगी, CIA क्या रिपोर्ट दे रहा है। लेकिन जो सीनियर अधिकारी हैं इंटेलिजेंस कमेटी के, US सेनेट के, उनको इस मामले में ब्रीफ किया गया है। किशोर जी जनक, तो बड़ी खबर बता रहे हैं जनक, अमेरिका में हड़कंप है। हमले की खबर आते ही बाइडन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्हें डर सताने लगा कि पुतिन, बौखलाए हुए पुतिन जंग में कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दें। इसी वजह से बाइडन ने अपनी सेना के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। बात सामने आ रही है कि इस बैठक में बाइडन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि क्रेमलिन हमले के पीछे जेलेंस्की का हाथ हो सकता है। मतलब बाइडन को भी आशंका है कि जेलेंस्की के कहने पर इस हमले की साजिश को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर ये, लौट रहे हैं हम जल्द। बचाने के लिए कीव में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कीव के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन ही नहीं बल्कि वहां के सभी शहरों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गुस्साए पुतिन एक साथ सभी शहरों पर मिसाइलें बरसा सकते हैं। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या खबर आ रही है कीव से? देखिए किशोर, लगातार वहाँ पर खासतौर की पहले जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पर लोगों जनक सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन खबर ये, जैसे जनक ने बताया कि वहां पर बहुत भगदड़ की स्थिति है। कीव में खतरे की सायरन बज रहे हैं और एक तरफ कीव में अलर्ट के सायरन बजने लगे तो दूसरी तरफ मॉस्को में विक्ट्री डे परेड को लेकर चिंता जताई जाने लगी। हालांकि पुतिन के दफ्तर ने यह साफ कह दिया कि 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 मई का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होता है, जब हर साल विक्ट्री डे परेड निकाली जाती है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। विक्ट्री डे परेड रूस में 1945 से मनाई जा रही है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है। विक्ट्री डे परेड रूस की फौज के स्वाभिमान की पहचान समझी जाती है। उससे ठीक 6 दिन पहले क्रेमलिन की छत पर उड़े ड्रोन रूस की टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इसलिए रूस ने फौरन मॉस्को के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा यह भी कह दिया कि 9 मई की विक्ट्री डे की परेड के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि रूस ने साफ कहा कि वो ऐसे किसी भी हमले से नहीं डरता और इनसे निपटने के लिए भी तैयार है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस यूक्रेन जंग में मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर हुए हमले के बाद ये जंग अब वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है, ये खतरा है। कुछ घंटे पहले क्रेमलिन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन पर मंडरा रहे 2 ड्रोन को ढेर किए जाने का दावा किया गया था, जिसके जवाब में रूस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यूक्रेन को भी पुतिन की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। रूस ने दावा किया है कि ये ड्रोन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे, इसलिए रूस का पारा चढ़ा हुआ है और वो इस हमले को रूस की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। हालांकि रूसी सेना ने हमले से पहले ही क्रेमलिन के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस हमले के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह हमला सीधे सीधे पुतिन पर किया गया। इसीलिए गुस्से से भरे पुतिन ने तुरंत ऐलान कर दिया कि इसका बदला लिया जाएगा और पुतिन के इस बयान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन पुतिन की शान है, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में न सिर्फ घुसाए बल्कि पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन तक पहुंच गए। वो वहां ऐसे मंडराने लगे मानो किसी भी वक्त पुतिन के दफ्तर पर हमला बोल देंगे। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन जब तक क्रेमलिन पर हमला कर पाते उससे पहले ही रूस की सेना ने उन्हें आसमान में ढेर कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें यूक्रेन का एक ड्रोन रात के वक्त रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता दिखा। तभी रूस की सेना ने उसे मार गिराया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के बाहर से हवा में उड़ रहे ड्रोन में तेज धमाका हुआ। ड्रोन से आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी निकली और फिर ड्रोन नीचे गिर गया। और रूस का दावा है कि इसी तरह क्रेमलिन की सुरक्षा में तैनात रूसी हथियारों से दूसरे ड्रोन को भी मार गिराया गया। मतलब मॉस्को में घुसकर पुतिन की हत्या करने का जेलेंस्की का प्लान एक बार फिर फेल हो गया।
लेकिन यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरे रूस में अफरा तफरी मच गई। मॉस्को शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। ऐसा लगा मानो मॉस्को के अंदर ही जंग छिड़ गई हो, क्योंकि हमला इस बार सीधे पुतिन पर हुआ, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसलिए ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद भी मॉस्को के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हो गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे वो आत्मघाती ड्रोन थे। मतलब रूसी राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद हमलावर ड्रोन खुद भी एक बम की तरह फट जाते। दावा है कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग भयानक होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। यानी वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध करवा दे, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन पर ही नहीं बल्कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वही पुतिन जो पहले से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परमाणु बम से भस्म करने की धमकी दे चुके हैं। रूस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले के बाद पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कई देश वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस जाएंगे। दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पुतिन की हत्या करने के लिए यूक्रेन का यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ रोज बाद यानी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। लेकिन ठीक 6 दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान क्रेमलिन में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते दिखे। इसका पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की खबर मिलते ही रूस की सेना तुरंत एक्शन में आई और फिर इमारत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि पुतिन ने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए वहां कई हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की हत्या करने के लिए वहां तक पहुंच गए। लेकिन यह हमला केवल व्लादिमीर पुतिन पर हमला नहीं है, बल्कि रूस तो इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मान रहा है। रूस के तेवर तल्ख हैं। पुतिन के दफ्तर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। रूस कई बार यह संकेत दे चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं झिझकेगा। लेकिन जब ये बयान दिए गए थे उस वक्त तो जंग केवल यूक्रेन में चल रही थी, जबकि अब तो जंग मॉस्को में पहुंच चुकी है, वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर तक। ठीक छत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को गिराने का दावा करने के बाद क्रेमलिन का और ऐसा ही खतरा यूक्रेन के लिए भी खड़ा हो गया है, क्योंकि मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले के बाद उसके कई शहरों पर भी हमले हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए अमेरिका से यूक्रेन को नए हथियार भी मिल रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से जंग के बीच अमेरिका हवा से दागे जाने वाले रॉकेट यूक्रेन को देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका करीब $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन भेजेगा, जिससे जेलेंस्की के जवान पुतिन की सेना के सामने डटकर सामना कर सके। इसीलिए अमेरिका ने अपने दमदार रॉकेट हाइड्रा 70 को यूक्रेन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। हाल ही में रूस की सेना ने उमन और क्रेमेंचुक पर ताबड़तोड़ हमले कर वहां के कई इलाकों को दहला दिया। इसी वजह से जेलेंस्की ने अमेरिका से कई ताकतवर हथियारों की मांग की थी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस एक बार फिर से कीव पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, जिससे यूक्रेन ही नहीं पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ी हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग घूम गया तो मिनटों में यूक्रेन ही क्या वो उसके आसपास के कई देशों को तबाह कर सकते हैं। जिसके बाद जेलेंस्की की मांग पर अमेरिका यूक्रेन को मदद भेजने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हजारों करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन कब भेजे जाएंगे इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए जल्द से जल्द हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचेगी, जिससे पुतिन के जवानों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की तरफ से दी जा रही इस मदद में तोपें, हाइमार्स और गोला बारूद समेत कई एंटी टैंक मिसाइलें शामिल हैं। यही नहीं, अमेरिका पहली बार अपना सबसे खतरनाक रॉकेट हाइड्रा 70 भी यूक्रेन भेजेगा, जो चंद सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर सकता है। ये ज्यादातर जमीन पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों में लगाया जाता है और ये कम दूरी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के हमलों से डरा रूस इस बार अपने कई शहरों में विक्ट्री डे परेड नहीं करवाएगा। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाता है और परेड आयोजित होती है, क्योंकि रूस ने इसी दिन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। इस ऐतिहासिक मौके पर रूस सैन्य परेड के जरिए दुनिया को अपनी तीनों सेनाओं की ताकत दिखाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इस बार बेलग्राद समेत करीब आधा दर्जन रूसी शहरों में विक्ट्री डे परेड रद्द कर दी।
दावा है कि ये फैसला यूक्रेन के हमलों के डर से लिया गया, क्योंकि जिन इलाकों में विक्ट्री डे परेड रद्द की गई उनमें ज्यादातर इलाके यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रही है। बीते कुछ महीने में उसने रूस की धरती पर भी कई बड़े हमलों को अंजाम देने का दावा किया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों तक घुस गए, जिन्हें रोकने में रूस की सेना नाकाम साबित हुई। और इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना रूस के विक्ट्री डे परेड को भी निशाना बना सकती है। दावा है कि इसीलिए पुतिन डरे हुए हैं और वो कोई भी खतरा उठाने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन इलाकों में विक्ट्री डे परेड पहले ही रद्द कर दी जहां यूक्रेन से हमले का सबसे ज्यादा खतरा है। ब्रेकिंग न्यूज है यूक्रेन युद्ध पर। खबर आ रही है कि क्रेमलिन पर हमले के बाद हुई हाई लेवल मीटिंग में कुछ बड़ी बातें कही गई। रूस का मानना है कि यूक्रेन के ड्रोन उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर मॉस्को तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए माना जा रहा है कि ये ड्रोन मॉस्को या उसके आसपास के ही किसी शहर या गांव से भेजे जा रहे हों। आशंका यह भी है कि ऐसे और हमले भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने जासूसों को गुपचुप तरीके से रूस में अहम जगहों पर छिपाया हुआ है और इसीलिए आशंका यह है कि इस तरह के कुछ और हमले भी रूस की अहम जगहों पर हो सकते हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, तो क्या मतलब रूस ये कहना चाह रहा है कि ये हमला यूक्रेन से चले ड्रोन का नहीं है, ये ड्रोन मॉस्को के आसपास से ही कहीं से उड़ाया गया है? किशोर, देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है रूस का, लेकिन अभी तक रूस ने यह नहीं बताया है कि किस तरीके का ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो आशंका जताई गई है कि क्रेमलिन के आसपास ही कहीं से, मॉस्को के आसपास ही कहीं से ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी दबिश या बड़ा ऑपरेशन वो मॉस्को के आसपास भी शुरू कर सकता है ताकि वो बाकी इस तरीके के अटैक्स को रोक सके। और ये वाले जो ड्रोन है, आशंका ये भी आसपास से ही उड़ा गए हों? बिल्कुल, देखिए, ये आशंका यही है क्योंकि उनका अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके के ड्रोन है, साइज क्या है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक पर्टिकुलर साइज और स्पीड के हिसाब से ड्रोन को पकड़ पाता है। तो ऐसे में अगर ये साइज और ड्रोन का सिस्टम अगर उस ड्रोन रडार नहीं पकड़ पाता तो इसका मतलब ये कि आसपास से ही उसको उड़ाया गया है। और ये तो साफ कर दिया है कि जल्द ही कोई बड़ा ऑपरेशन वो मॉस्को के आसपास ही चला सकता है इस तरीके के ड्रोन कहीं से अगर ऑपरेट किए जा रहे हैं तो। शुक्रिया संदीप आपका। तो बड़ी खबर संदीप के दे रहे हैं कि क्रेमलिन पर हमले के बाद हुई मीटिंग में यह बड़ी बात कही गई कि रूस का मानना है कि ड्रोन उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर मॉस्को तक नहीं पहुंच सकते, यूक्रेन से उड़कर मॉस्को तक नहीं पहुंच सकते, यह रूस का मानना है। इसलिए रूस ये मान रहा है कि ये ड्रोन मॉस्को या उसके आसपास के ही किसी शहर या गांव से, आसपास की जगह से, वहां से भेजे जा रहे हैं। और ये आशंका है ऐसे और हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आसपास कहीं यूक्रेन अपने जासूसों को तो नहीं छिपा बैठा है। गुपचुप तरीके से रूस में अहम जगहों पर कहीं यूक्रेन के जासूस तो नहीं हैं जो ये ड्रोन उड़ा रहे हैं। इसलिए यह आशंका है कि इस तरह के कुछ और हमले भी रूस की अहम जगहों पर हो सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में जल्द ही अमेरिकी फौज तैनात हो सकती है, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस मुद्दे पर अमेरिका और नेटो के नए सदस्य फिनलैंड के बीच बहुत बड़ी डील होने जा रही है। और अगर ये डील फाइनल हो गई तो बाइडेन की सेना रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में मोर्चा संभाल लेगी, जिसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिका और रूस की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी। हालांकि यूक्रेन में जेलेंस्की की सबसे ज्यादा मदद कर अमेरिका एक तरह से रूस के खिलाफ ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वहां ये जंग अमेरिकी हथियारों और रूसी सेना के बीच हो रही है। वहीं अगर फिनलैंड से अमेरिका की बात बन गई तो अमेरिकी सेना और पुतिन के सैनिक फिनलैंड की सीमा पर भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच जंग की आशंका और बढ़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन कई बार फिनलैंड को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इसी वजह से फिनलैंड को यह डर सता रहा है कि पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि फिनलैंड अब नेटो का सदस्य बन चुका है, उसे पुतिन से भिड़ने के लिए नेटो का सुरक्षा कवच मिल चुका है, क्योंकि इस सैन्य संगठन का मकसद ही मिलकर अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करना है। लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर पुतिन ने उस पर हमला करने की ठान ली तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा सबूत यूक्रेन है, जिसे अमेरिका समेत नेटो के कई देश पिछले 14 महीनों से अपने घातक हथियार दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन अपनी तबाही को नहीं रोक पा रहा है। यही वजह है कि फिनलैंड काफी डरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में बाल्टिक सागर में रूस के संदिग्ध जहाज देखे गए थे जो नेटो में शामिल देशों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। और फिनलैंड भी उसी इलाके में बसा हुआ है, इसलिए उसकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी वजह से फिनलैंड अमेरिका के साथ बड़ी डील कर रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके, क्योंकि इस डील के मुताबिक अमेरिकी सेना को फिनलैंड की जमीन पर मिलिट्री बेस बनाने और वहां युद्ध का अभ्यास करने की इजाजत मिल जाएगी। फिर तो अमेरिका वहां अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार तैनात कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका फिनलैंड में अपने घातक हथियारों का बहुत बड़ा गोदाम बनाने की तैयारी में है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पुतिन के किसी भी हमले का जवाब दे सके। वहीं फिनलैंड को भी उम्मीद है कि अमेरिकी सैनिकों के उसके यहाँ पहुंचने से पुतिन उस पर हमला नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो यूक्रेन की ही तरह उन्हें वहां तगड़ा जवाब मिलेगा।
इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के कुछ लड़ाकू विमान दिखाई दिए, जिसके बाद ब्रिटेन ने उन्हें खदेड़ दिया। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही ब्रिटेन पर भी रूसी सेना के हमले का खतरा है, क्योंकि रूस कई बार ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे चुका है। इसी बीच अपनी हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के लड़ाकू विमानों को देखकर ब्रिटेन में खलबली मच गई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के लड़ाकू विमान नॉर्वेजियन सागर की तरफ से आकर ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के करीब पहुंचने वाले ये विमान रूसी नौसेना के TU-142 एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें देखते ही ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर जेट को उन्हें खदेड़ने के लिए उड़ा दिया। दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को देखते ही रूस के फाइटर जेट वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि ब्रिटेन के साथ साथ नॉर्वे ने भी रूसी विमानों को खदेड़ दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नॉर्वे ने भी अपने F-35 लड़ाकू विमानों से रूस के फाइटर जेट का पीछा किया। हालांकि बाद में रूस ने साफ किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन रूस की इस हरकत ने यूरोप के देशों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। इसी तरह की घटना कुछ रोज पहले बाल्टिक सागर में भी हुई थी, जहां रूस के लड़ाकू विमानों को देखकर नेटो देशों के होश उड़ गए थे। उस वक्त रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी थी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद है, जिसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर रूस के लड़ाकू विमानों को वहां से खदेड़ने का दावा किया था। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दस्तावेज लीक करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि ये दस्तावेज कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक हुए थे, और उस लिफाफे पर लिखे टॉप सीक्रेट शब्द ये बताने के लिए काफी थे कि अमेरिकी खुफिया विभाग में बड़ी सेंधमारी हो गई। पर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इसके बारे में उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या फिर खुद राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दस्तावेजों में यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी कई जानकारियां शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जो अगर रूस के हाथ लग गई तो किसी हथियार से कम नहीं होगी। दावा तो यह भी है कि इन दस्तावेजों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए समझौतों के साथ ही हथियारों और आने वाले वक्त की प्लानिंग का भी जिक्र है। और ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इन खुफिया जानकारियों के लीक होने के बाद कम से कम उन्हें अमेरिका की तरफ से सूचना तो दी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि दस्तावेजों के लीक होने की बात भले ही अमेरिका के लिए सिर्फ सुरक्षा का मसला हो, पर यूक्रेन के लिए तो ये जीने मरने का सवाल है, क्योंकि कीव पर कब्जा जमाने के इरादे से घात लगाए बैठे पुतिन सिर्फ एक मौके की तलाश में, और अगर अमेरिका और यूक्रेन के बीच की प्लानिंग से पर्दा उठ गया तो ये काम उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब वो जिस दिन चाहेंगे यूक्रेन पर रूस का झंडा फहरा देंगे और ज़ेलेंस्की सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के इस रवैये से ज़ेलेंस्की बेहद नाराज दिखाई दिए, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका इतने बड़े कांड के बाद भी ऐसा दिखाने में लगा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और माना जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया और ताइवान की भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दावा तो यह भी है कि उन दस्तावेजों में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी कच्चा चिट्ठा है। मतलब ये दस्तावेज जिसके भी हाथ लगे वो आसानी से दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा देगा। यही वजह है कि इनके लीक होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की अमेरिका से बुरी तरह नाराज है। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ गए। दावा है कि उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के करीब बंकर बनाने के लिए गड्ढे खोदे और इसी दौरान वो रेडिएशन की जकड़ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रेडिएशन की वजह से रूस के उन सैनिकों को उल्टी की शिकायतें हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। जानकारी के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास रेड फॉरेस्ट इलाके में बंकर बना रहे थे, जबकि इस इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक माना जाता है, क्योंकि 1986 में सोवियत संघ के शासन के दौरान वहाँ चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में परमाणु कचरा दफन हो गया था। दावा है कि रूसी सैनिक गड्ढा खोदते वक्त उसी परमाणु कचरे की चपेट में आ गए। हालांकि रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस की सेना ने वहां अपने कई बंकर भी बना लिए और यूक्रेन के खिलाफ हमलों के लिए उनका इस्तेमाल किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इलाके के लोगों ने रूसी सैनिकों को वहां रेडिएशन के खतरे की बार बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति के सीरिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले इजरायल ने रातों रात गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा में ईरान के साथ खड़े फिलिस्तीन के चरमपंथियों के 16 ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा पर यह हमला करके इजरायल ने खुद पर हुए अटैक का 24 घंटे के अंदर बदला ले लिया, क्योंकि इससे पहले तो गाजा की तरफ से इजरायल पर रॉकेटों की बौछार की गई थी। उन रॉकेटों के जवाब में इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों के बाद इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चेतावनी सच होती दिख रही है। पिछले महीने ही इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से इजरायल की सरकार को चेतावनी दी गई थी कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद इजरायल की ईरान और उसके साथियों से जंग हो सकती है, और इजरायल की उस जंग का आगाज अब होता नजर आ रहा है। ये ऐसी जंग है जो अगर वाकई शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेगी,
और देश के देश इस लड़ाई में कूदते चले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के दुश्मन कई हैं, उनमें गाजा में मौजूद हमास जैसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन भी हैं और हमास इजराइल पर पहला वार करके अपने इरादे जता चुका है। इसलिए इजराइल ने भी वक्त नहीं देखा, उसने तुरंत पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि पूरा का पूरा गाजा दहल उठा। इजराइल की एयर स्ट्राइक के सामने आए एक वीडियो में गाजा शहर में एक जोरदार धमाका होता दिखा, लेकिन इसके बाद वाले ब्लास्ट को देखकर एहसास हुआ कि पहला ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं था। इजराइल का गुस्सा जब भड़का तो उसने रत्ती भर का रहम नहीं खाया। बदले की आग में उसने गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके तक नहीं छोड़े और रात को जब लोग सो रहे थे तभी बम बरसा दिए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के ट्रेनिंग कैंप, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक सुरंग समेत कई जगहों को तबाह कर डाला। क्योंकि हमलों की शुरुआत हमास की तरफ से हुई थी। इजराइल की सेना ने बताया कि गाजा की तरफ से इजराइल पर एक आध नहीं बल्कि 104 रॉकेट और मोर्टार चलाए गए, क्योंकि इजराइल की एक जेल में फिलिस्तीन के एक कैदी की भूख हड़ताल करने से मौत हो गई थी। जिसके बाद सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़क पर उतर आए और इजराइल की पुलिस से भिड़ गए, लेकिन इजराइल की पुलिस ने भी जोरदार जवाब दिया और उसके नागरिकों पर जानलेवा हमला करने वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ बाजुएं ही चढ़ा लीं। एक फिलिस्तीनी का घर तो बम लगाकर ऐसे ढाया गया मानो कोई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हो। लेकिन इजराइल का एक्शन उस पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है और ईरान और इजराइल की दुश्मनी कौन नहीं जानता। इसलिए एक इंटरव्यू में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को धमकी दे डाली कि उसे ईरान और फिलिस्तीन से कोई नहीं बचा सकता। और तो और इब्राहिम रईसी दो टूक बोले कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने की गलती की तो यह उसकी पहली और आखिरी गलती होगी, क्योंकि फिर ईरान उस पर ऐसा वार करेगा कि इजराइल दोबारा गलती करने के लिए बचेगा ही नहीं। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कसम खाए बैठा है और कई बार ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुका है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि जो इजराइल फिलिस्तीन के युवाओं से ही नहीं लड़ पा रहा, वो ईरान पर हमला करने की धमकी भी कैसे दे सकता है। यानी ईरान ने इजराइल की सारी धमकियों को खोखला बता दिया और यह भी कहा कि हर बीतते दिन के साथ इजराइल अपने अंत के करीब पहुंचता जा रहा है, क्योंकि जब ईरान इजराइल पर टूटेगा तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में अब पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। पहले ईरान अलग थलग पड़ा था और इजराइल तेजी से मुस्लिम देशों से दोस्ती बढ़ाने में लगा था, लेकिन पिछले महीने इजराइल की पुलिस पुराने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में ऐसी घुसी कि मुस्लिम देश इजराइल की टीम से निकल गए और ईरान के पीछे हो ली। मुस्लिम देशों में ईरान की सबसे बड़ी दुश्मनी सऊदी अरब से थी, लेकिन उससे हाथ मिलाकर ईरान पहले ही इजराइल को झटका दे चुका है, जबकि इजराइल सऊदी अरब को साधने की कोशिश में लगा था। इजराइल का पड़ोसी सीरिया पहले ही ईरान का दोस्त है और वहाँ ईरान के हजारों लड़ाके बैठे भी हैं, जो सीरिया की सरकार की मदद करने के नाम पर इजराइल के खिलाफ ईरान के प्लान पर काम करते हैं। ऊपर से अब खुद ईरान के राष्ट्रपति 2 दिन के सीरिया के दौरे पर भी पहुंच गए हैं। और जब ईरान का कोई राष्ट्रपति 13 साल बाद सीरिया पहुंचा है तो एजेंडे पर इजराइल तो रहेगा ही। माना जा रहा है कि सीरिया में ईरान इजराइल को घेरने के प्लान को आखिरी शक्ल दे सकता है। यानी इजराइल के उत्तर पूर्व में तो ईरान की पूरी सेटिंग है, वहीं इजराइल के उत्तर में बैठा लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पहले ही ईरान के साथ है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज में इजराइल का तेल अवीव शहर और यरूशलेम भी है। रही बात गाजा पट्टी में बैठे हमास की, तो उसके सिर पर भी ईरान का हाथ है। ईरान उसे हथियार और पैसा दोनों देता है। उसके पास अच्छी खासी तादाद में रॉकेट भी हैं। यानी इजराइल के उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया और दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी से ईरान ने इजराइल को घेर लिया है। और सिर्फ इजराइल को नहीं, ईरान पूरी दुनिया को अपना डर दिखाने में लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर अपने पास समंदर से गुजर रहे तेल के एक टैंकर को जब्त कर लिया। अभी 6 दिन पहले भी ईरान ने तेल का एक टैंकर अपने कब्जे में ले लिया था। तब भी अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी, लेकिन ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। और अमेरिका ने बताया कि ईरान ने फिर तेल का एक दूसरा टैंकर जब्त कर लिया। इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के उस टैंकर के इर्द गिर्द नावों का झुंड नजर आया। अमेरिका ने दावा किया कि ये ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी की नावें थीं, जिन्होंने जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका रास्ता बदलकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की तरफ मुड़ने को मजबूर किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है, उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये वाला तेल का टैंकर भी दुबई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए यूएई के ही दूसरे शहर फुजैरा जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाता, ईरान ने उसे रास्ते में रोक लिया। इस बीच नेटो के एक ऐलान के बाद चीन की चिंता बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो ने कहा कि वो जल्द ही जापान में अपना दफ्तर खोलने वाला है, जिसके बाद ये लगभग तय माना जाने लगा कि जल्द ही जापान भी नेटो में शामिल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा,
क्योंकि वो हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में आए दिन जापान से उलझता रहता है, जहां जापान की मदद के लिए अभी तक सिर्फ अमेरिका मौजूद होता था। पर अगर वहां नेटो ने एंट्री ले ली तो इस लड़ाई का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि चीन को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ही नेटो ने ये प्लानिंग की, ताकि हिंद प्रशांत महासागर में चीन को करारा जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो ने अभी जापान को अपने संगठन में शामिल करने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि वो टोक्यो में अपना एक आधिकारिक दफ्तर खोलने जा रहा है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जापान नेटो का सदस्य बन जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के इस ऐलान के बाद शी जिनपिंग टेंशन में आ गए, क्योंकि जापान में नेटो का दफ्तर खुलने का मतलब यह है कि वहां 24 घंटे नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं तैनात रहेंगी। और ऐसे में चीन का जापान की तरफ बढ़ना भी उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक नेटो जापान में अपना दफ्तर खोलकर हिंद प्रशांत महासागर के आसपास मौजूद देशों की मदद भी करेगा, जिनमें जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। मतलब नेटो जापान और दक्षिण कोरिया के जरिए चीन को चित्त करने की तैयारी में है। बताया गया कि नेटो के इसी तरह के कई दफ्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत बाकी सदस्य देशों में हैं, और उम्मीद जताई गई कि अगले साल तक जापान के टोक्यो में भी नेटो का दफ्तर खुल जाएगा, जिससे समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। क्योंकि चीन को घेरने की तैयारी जोरों पर है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ताकतवर मिसाइलें बनाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों को चीन सीमा के पास तैनात किया जाएगा, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने हथियारों का दम दिखाया, उससे आशंका जताई गई कि वो कभी भी हमला कर सकता है। इसी डर से ताइवान ने खुद भी ताकतवर हथियार बनाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ताइवान को लगातार मिल रही अमेरिका की मदद से वो भड़के हुए हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसीलिए ताइवान अब TK-3 मिसाइल को बनाने में जुट गया। दावा तो यह भी किया गया कि यह मिसाइल पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक TK-3 मिसाइलें अमेरिका की मदद से ताइवान में बनाई जा रही हैं, जिनमें कई मिसाइलें फरवरी में ही तैयार हो चुकी हैं। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक चीन के तेवर को देखते हुए इन मिसाइलों को जल्द ही चीन की सीमा के पास तैनात किया जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इसीलिए ताइवान भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक TK-3 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है, जो पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर सकती है। यही नहीं, इसकी रेंज को 100 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसे खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट पर निशाना साधने के लिए बनाया गया है। TK-3 मिसाइल का आकार तीर की तरह होता है, इसीलिए इसे स्काई बो के नाम से भी जाना जाता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बहुत जल्द तुर्की नेटो की सदस्यता छोड़ देगा। तुर्की के पूर्व सैन्य अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तुर्की ज्यादा दिन तक नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहने वाला, क्योंकि बीते कुछ महीनों में नेटो और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया। पहले रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, और उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिए जाने के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई, जिसके बाद वहां की सेना के एक रिटायर्ड एडमिरल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि तुर्की और नेटो के बीच मतभेद की खाई गहरी हो चुकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुर्की को अब नेटो के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुर्की ने अपनी नाराजगी का ट्रेलर फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिए जाने के वक्त ही दिखा दिया था, और उसने फिनलैंड पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उसे नेटो की सदस्यता दिए जाने पर असहमति जता दी थी। तुर्की के अड़ंगा डालने की वजह से ही फिनलैंड को नेटो में शामिल करने में देर हो गई, क्योंकि तुर्की का आरोप था कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों मिलकर तुर्की के विरोधी आतंकवादियों को खुला समर्थन देते रहे हैं। उसका इशारा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ओर था, जो तुर्की से अलग देश की मांग करती है। कुर्द लड़ाके ज्यादातर दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और तुर्की के शहरों में आए दिन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर छिप जाते हैं। लेकिन मांग के बावजूद नेटो देशों ने इन कुर्द लड़ाकों पर कभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि बाद में तुर्की ने फिनलैंड को नेटो में शामिल किए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी, लेकिन कुर्द लड़ाकों पर नेटो देशों के दोहरे रवैये से वो नाराज दिखा, और इसी नाराजगी को उसके नेटो से अलग होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। तुर्की 1952 से ही नेटो का सदस्य है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को तुर्की की तब दरकार थी जब वो शीत युद्ध में फंसे थे। तब तुर्की की रूस से नजदीकी को देखते हुए उसे नेटो में शामिल करना जरूरी समझा गया, क्योंकि उस वक्त रूस से टक्कर लेने के लिए तुर्की का साथ जरूरी था। लेकिन बदलते वक्त के साथ नेटो से तुर्की के रिश्ते बदलते गए, और आज की तारीख में तुर्की भले ही नेटो के साथ है, लेकिन अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों से उसकी तनातनी जग जाहिर है, क्योंकि जिन कुर्द लड़ाकों की अलग देश की मांग को तुर्की हमेशा के लिए कुचल देना चाहता है, इन्हें बढ़ावा देने का आरोप कई पश्चिमी देशों पर लग चुका है। इसीलिए तुर्की खुद को नेटो से अलग थलग मानने लगा और धीरे धीरे रूस के करीब होता गया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की दोस्ती के किस्से भी सबके सामने आए। युद्ध के दौरान एर्दोआन ने कभी भी खुलकर पुतिन की आलोचना नहीं की,
जबकि नेटो के सभी देश पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि एर्दोआन नेटो और पुतिन से डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने युद्ध के दौरान यूक्रेन की भी मदद की। उसने जेलेंस्की की सेना की मदद के लिए अपने ड्रोन भेज दिए। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जमकर हिंसा हो गई, जिससे हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर वहां विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनका समर्थन करते हुए हजारों लोग केन्या की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सबसे ज्यादा हंगामा राजधानी नैरोबी में हुआ, जहां पुलिस को देखते हुए प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पहले उन गाड़ियों से सड़कों को घेर लिया और फिर उनमें आग लगा दी, ताकि वहां का रास्ता बंद हो सके। इसी तरह एक पेट्रोल पंप पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। वहां भी प्रदर्शन में शामिल लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया, लेकिन इसके बाद भी हंगामा खत्म नहीं हो सका, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के साथ ज्यादातर लोगों की नाराजगी न सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर है, बल्कि वो केन्या के राष्ट्रपति का भी विरोध कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि पिछले साल हुए चुनाव में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने धांधली कर जीत दर्ज की थी। इसी के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार रैला ओडिंगा ने पिछले कई महीनों से मोर्चा खोल रखा है। उनकी अगुवाई में मार्च महीने में भी जोरदार प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद एक महीने तक उनके समर्थकों ने कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर वो सरकार का विरोध करने में जुट गए। उनकी मांग है कि केन्या में दोबारा चुनाव कराए जाएं। इसी मुद्दे पर गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर आगजनी भी की, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस दमकल कर्मचारियों के साथ मिलकर आग को बुझाती नजर आई। इधर यूरोप के देश ग्रीस में चल रही मिलिट्री ड्रिल में भारत ने रफाल समेत कई लड़ाकू विमानों को दम दिखाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी ग्रीस के नजदीक तुर्की में कई देशों के साथ मिलकर जंग की तैयारियों में जुटा है, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस में अपने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट उड़ाए। इस मिलिट्री ड्रिल में भूमध्य सागर के ऊपर लड़ाकू विमानों का बेहद खतरनाक फॉर्मेशन बनाया गया। इस दौरान सबसे आगे भारत का रफाल उड़ा तो उसके पीछे ग्रीस ने अपने F-16 टोर्नेडो और F-18 लड़ाकू विमान उड़ाए। उनके पीछे मिराज 2000 और सुखोई 30 फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। इस ड्रिल की सबसे खास बात यह रही कि भारतीय वायुसेना को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल F-16 के साथ अभ्यास करने का मौका मिला, क्योंकि अमेरिका में बने इसी फाइटर जेट के दम पर पाकिस्तान इतराता है। उसे अमेरिका ने यह लड़ाकू विमान दिया है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना को इस लड़ाकू विमान के दम को नजदीक से परखने का मौका मिला। यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसके बारे में भारत ने काफी जानकारी हासिल कर ली, क्योंकि इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल सभी लड़ाकू विमानों ने कई घंटों तक जंग की तैयारी की। भारत की तरह ग्रीस ने भी सैन्य अभ्यास के जरिए अपने दुश्मन को चेतावनी दे दी। ग्रीस का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पड़ोसी तुर्की है, क्योंकि ये दोनों देश भूमध्य सागर में एजियन द्वीपों पर कब्जे के लिए पिछले कई साल से लड़ रहे हैं। इन द्वीपों को लेकर दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है कि वो ये तक भूल चुके हैं कि दोनों नेटो का हिस्सा हैं। यही वजह है कि ग्रीस के सैन्य अभ्यास करते ही तुर्की ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उसके यहाँ जो जंग की तैयारी हो रही है उसमें पाकिस्तान, अजरबैजान, कतर और सऊदी अरब की वायुसेना शामिल है। उधर खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले की साजिश रच रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उसने कश्मीर जांबाज फोर्स नाम के एक आतंकी संगठन को सौंपी है, और उसे भारतीय सेना के जवानों पर दोबारा पुलवामा जैसा हमला करने के ऑर्डर दिए। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर श्रीनगर है, क्योंकि वहां 22 से 25 मई तक G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, और इसी वजह से वो लगातार कश्मीर का माहौल बिगाड़ने में जुटा है। कि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और इसलिए पाकिस्तान ने G20 की बैठक से ठीक पहले कश्मीर को एक बार फिर दहलाने की योजना बना रखी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में छिपकर बैठे आतंकी मोहम्मद तैयब फारूकी को दी गई, जो कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से बनाए गए एक नए आतंकी संगठन कश्मीर जांबाज फोर्स का मुखिया है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस संगठन को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से मदद मिल रही है, जिसमें न सिर्फ मोटी रकम शामिल है बल्कि इस संगठन को घातक हथियारों की भी सप्लाई की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद तैयब फारूकी, जिसे MTF के नाम से भी जाना जाता है, इस आतंकी हमले के लिए कश्मीर के युवाओं को इकट्ठा कर रहा है। मोहम्मद तैयब फारूकी पाकिस्तान के उन चंद बचे कुछ मोरों में से है जिसकी जिम्मेदारी अब है कश्मीर में युवाओं को बरगलाने की। खुफिया सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के इस पुलवामा पार्ट 2 के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी संगठन G20 की बैठक से पहले श्रीनगर को निशाने पर ले सकते हैं। और दावा तो यह भी है कि मोहम्मद तैयब फारूकी कई साल से इस तरह के हमले की योजना पर काम कर रहा है। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में श्रीनगर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया।
और खुफिया सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में ये कबूल किया कि वो भारतीय सेना और कश्मीर से जुड़ी खुफिया जानकारी खूंखार आतंकी मोहम्मद तैयब फारूकी तक पहुंचा रहा था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि तभी से सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकी की तलाश में जुटी हैं और अब उन्हें ये इनपुट मिला कि पाकिस्तान की शह पाकर आतंकी फारूकी श्रीनगर में पुलवामा जैसे बड़े और भीषण हमले की साजिश रच रहा है, जिसके निशाने पर सीआरपीएफ के जवानों के होने की आशंका जताई गई। मतलब पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है ताकि G20 की बैठक से पहले एक बार फिर कश्मीर में आतंक फैलाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सके। उधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इमरान की पत्नी बुशरा बी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बुशरा ने मरियम के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने की तैयारी कर ली, क्योंकि मरियम नवाज ने आरोप लगाया कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब उनकी पत्नी बुशरा बीबी सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर वसूली करती थी, जिसके तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। मरियम का आरोप है कि इमरान के पीएम रहने के दौरान घूस के तौर पर बुशरा ने करोड़ों रुपए कमाए। और अब मरियम नवाज के आरोपों के जवाब में बुशरा बीबी उन पर मानहानि का मामला दर्ज कराएंगी, जिसके लिए कानूनी नोटिस भेज भी दिया गया। यानी जबानी वार पलटवार से शुरू हुई लड़ाई अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। इमरान की सरकार गिरने के बाद से ही मरियम नवाज लगातार उनकी पत्नी बुशरा बी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं और हर रैली में वो उनको जेल भेजने की बात कहती हैं। वो यहाँ तक दावा करती हैं कि सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर बुशरा ने घूस के तौर पर हीरो के हार की डिमांड तक कर डाली थी। असल में पिछले साल सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो लीक हुए थे, जिनमें इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त कथित तौर पर रिश्वत मांगती सुनी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन ऑडियो में एक सरकारी प्रोजेक्ट साइट खुलवाने के लिए हीरो के हार का सेट मांगा गया था। हालांकि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खुद बुशरा बीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे पाकिस्तानी सरकार की एक साजिश करार दिया था। इधर तुर्की ने ऐलान कर दिया कि उसने अपने देश में एक ऐसा ऑयल रिजर्व खोज लिया है जिससे हर दिन 1 लाख बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकेगा, जिसे बेचकर वो रोजाना हजारों करोड़ रुपए कमा सकेगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि उनके देश में मिला नया ऑयल रिजर्व एक दिन में 1 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कर सकेगा। Which has a potential volume, a capacity of 100,000 barrels daily. जिसके बाद तुर्की को कच्चे तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके पास इतना तेल होगा कि वो उसे कई देशों को बेच भी सकेगा। और एर्दोआन के खुद के देश में जो ऊर्जा संकट सिर उठा रहा था उससे भी निपटना आसान हो जाएगा। एर्दोआन तो इसे तुर्की के लिए वो चाबी बता रहे हैं जो आने वाले वक्त में उसकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी और उसे इतना अमीर बना सकती है जितना किसी ने सोचा तक नहीं होगा। एर्दोआन के मुताबिक अकेले इस ऑयल रिजर्व की मदद से तुर्की के 10% ऊर्जा संकट को हल किया जा सकेगा। इसके अलावा रूस की मदद से उसने जो नया परमाणु संयंत्र अपने यहाँ लगाया है वो भी उसकी इस मुश्किल को काफी कम कर देगा। मतलब जो तुर्की अब तक तेल आयात करने के लिए मजबूर था वो अब दूसरे देशों को तेल बेचने के काबिल हो जाएगा। इस दौरान एर्दोआन ने इस बात का ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपने देश में एक और परमाणु संयंत्र की शुरुआत करने वाले हैं जो आने वाले वक्त में तुर्की की किस्मत बदल देगा। आदमियत की वकालत कर रहा है आदमी, आदमियत की वकालत कर रहा है आदमी, यूं उजालों की हिफाजत कर रहा है आदमी। 100 बात की एक बात कही नवीन ने, सिर्फ ये पूछा भला क्या अर्थ है अधिकार का, वो समझ बैठे बगावत कर रहा है आदमी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।